कालू, तुम्हारे अंदर का डाकू मर चुका था, इसलिए तुम डर कर मेरी मदद मांगने के लिए आए थे। तभी कालू कहता है, बाबा आपकी बात सच है। बाबा कहते हैं कि तुम लोगों का धन लूट कर लोक परलोक बिगाड़ रहे हो। इतना सब कुछ करने पर भी क्या तुम्हारे मन को शांति है? तुम निडर होकर अन्य लोगों की तरह जीवन गुजार सकते हो, नहीं तो हर समय तुम्हें यही डर सताता रहेगा कि कहीं कोई तुम्हें मार न दे। बोलो, सत्य है ना? कालू ने सोच विचार करके साधु बाबा से कहा। साधु बाबा, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी ना समझ में आए तो इस वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद यह कहानी आपको समझ में आएगी। उसके बाद कालू कहता है, मैं भी लोगों की तरह निडर होकर जीना चाहता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से लोग मुझे भी आपकी तरह सम्मान दे। मैं वचन देता हूँ कि आप मुझसे जो भी काम करने को कहेंगे मैं उसे करूँगा। तभी साधु महाराज कहते हैं, अगर ऐसी बात है तब आओ मेरे पीछे पीछे। तब साधु बाबा एक पर्वत की ओर चल दिए और उनके पीछे पीछे कालू था। पर्वत की तिलहटी में पहुंचने पर साधु महाराज ने कहा, कालू, इन 2 पत्थरों को अपने सिर पर उठाकर पहाड़ पर मेरे पीछे पीछे चलो। कालू कहता है, अच्छा बाबा। कालू ने ऐसा ही किया। उसने 2 पत्थरों को उठा लिया और सिर पर उठाकर साधु बाबा के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही कदम चलने पर वह थकने लगा। तब साधु महाराज ने पूछा, क्या हुआ? कालू ने कहा, साधु बाबा, यह पत्थर बहुत ही भारी है। साधु ने कहा, अच्छा, एक पत्थर फेंक दो। कालू ने तुरंत एक पत्थर फेंक दिया और फिर साधु के पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर कालू ने कहा, साधु बाबा, यह अकेला पत्थर भी कम भारी नहीं है। इस पत्थर को लेकर मैं अब चढ़ाई नहीं चढ़ सकता। साधु ने कहा, ठीक है, इसे भी नीचे फेंक दो और मेरे पीछे आओ। कालू ने दूसरा पत्थर भी फेंक दिया और साधु के पीछे पहाड़ पर चढ़ने लगा। अब वह आसानी से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर कालू ने कहा, साधु बाबा, आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं? तभी साधु महाराज कहते हैं, तुम्हें एक शिक्षा देने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। देखो, अब तुम्हारे सिर पर लूट मार और हत्या रूपी 2 पत्थरों का बोझ था, जो तुम्हें जनप्रिय रूपी पहाड़ पर चढ़ने नहीं देता था। इसलिए तुम एक काम करो, आज से तुम लूट मार और हत्या करना बंद कर दो। जिन लोगों का तुमने धन लूटा है उन्हें वापस कर दो। तब जाकर तुम भी सब लोगों के परिजन बन जाओगे। तब ही सब जगह पर तुम्हें आदमी के रूप में लोग पहचानेंगे। तभी कालू कहता है, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि मैंने जिन लोगों से धन चुराया था वे कौन थे और कहाँ के निवासी थे। फिर साधु बाबा कहते हैं, इसलिए तुम यह करो, चुराया हुआ धन गरीबों और भिखारियों में बांट दो। कालू कहता है, ठीक है साधु बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। कालू ने ऐसा ही किया और भेष बदलकर शहर में गया और अपने साथ लाए गए सारे धन को गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। धन को बांटने के बाद कालू वापस वन में साधु बाबा के पास आया और साधु बाबा से बोला, मुझे आप अपने शरण में ले लो। मैंने अब तक कोई भी अच्छी बात नहीं सीखी है। मुझे अच्छी ज्ञान भरी बातें सिखाकर मेरे जन्म को सार्थक बना दो। साधु बाबा ने उसे अपना शिष्य बना लिया और कहा, कालू, जहाँ तक हो हमेशा दूसरों की मदद करो, दूसरों की सहायता करो। यही मानवता की सच्ची सेवा है और यही भगवान की सेवा है। कालू ने सच्चे दिल से साधु बाबा की खूब सेवा की और साधु बाबा के संदिग्ध में 5 वर्ष बिताए। इसी बीच साधु बाबा की कृपा से वह अत्यंत ही बुद्धिमान व सच्चा और पवित्र बन चुका था। तब एक दिन साधु बाबा ने कालू से कहा, कालू, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई है। कालू ने कहा, पर मैं शिक्षा का मूल्य कैसे चुकाऊंगा? साधु बाबा ने उत्तर दिया, बेटा, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है, यह तो अमूल्य है। कालू ऋषि के साथ रहकर उसने शिक्षा के प्रारंभ के साथ साथ आश्रम के कामों में ऋषि की मदद भी करता था। वर्षों बीत गए और कालू युवा हो गया। एक दिन ऋषि ने कहा, कालू, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होती है। मुझे गर्व है कि तुम मेरे सबसे बुद्धिमान और योग्य शिष्य हो। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके तुम कठिनाइयों में भी सफलता प्राप्त कर सकोगे और यह मेरा आशीर्वाद है। अब तुम एक आदर्श पुरुष के रूप में परिवर्तित हो चुके हो। कालू कहता है, मुझे अब क्या करना चाहिए गुरुदेव? तभी साधु बाबा कहते हैं, अभी तुम युवा हो, तुम्हारे सामने एक लंबा पूरा जीवन पड़ा है, इसलिए अब तुम्हें कोई कार्य करके अपना जीवन यापन करना होगा। कालू निराश होते हुए कहा, गुरुदेव, सब जगह मैं एक डाकू के रूप में बदनाम हूँ, भला मुझ जैसे आदमी को कौन काम देगा? तभी साधु महाराज कहते हैं, जाओ, अपने बुद्धि और बल के सहारे जीवन के कुरुक्षेत्र में सफल योद्धा बनकर उतर जाओ। कालू ने निश्चय किया कि वह वीरपुर जाएगा। वीरपुर वही राज्य था जहाँ के राजा ने एक बार बचपन के समय में कालू को आश्रय दिया था, परंतु उसकी रानी ने अपमानित करके कालू को निकाल दिया था। जब कालू वीरपुर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि वहां के मंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है, इसलिए मंत्री का पद खाली पड़ा था। राजमहल की सभा में आज मंत्री के खाली पड़े पद पर योग्य उम्मीदवार का चुनाव करना था। कालू भी उस समय राज दरबार में पहुंच चुका था
वहाँ पर जो कुछ भी घटित हो रहा था उसे कालू बड़े ध्यान से देखने लगे। उस समय राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके सेनापति ने कहा, महाराज, मंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है, इसलिए मंत्री पद रिक्त हो गया है। यह पद ज्यादा दिनों तक खाली नहीं रखना चाहिए। तभी महाराज कहते हैं, सेनापति जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज तक जो भी परंपरा चली आ रही है उसी के अनुसार मंत्री के पुत्र सारंग को मंत्री पद सौंप दिया जाए। पर क्या सारंग इस पद के लिए लायक है? ऐसा सेनापति कहता है। फिर महाराज कहते हैं, लायक हो या न लायक हो, राजकीय परंपरा के अनुसार उसे यह पद सौंप दिया जाएगा। हम अब दरबार में इसकी घोषणा करेंगे। इतने में कालू आगे बढ़ा और बोला, महाराज, समय के साथ साथ पुरानी परंपराओं को बदल देना चाहिए, इसी में समझदारी है। तब एक युवक ने कहा, मेरा नाम यश है महाराज, और मंत्री पद के लिए अपना नाम पेश करना चाहता हूँ। कालू ने अपना नाम यश बताया ताकि राजा चंद्रभानु सिंह उसे पहचान न पाए। बहुत सालों के बाद राजा चंद्रभानु सिंह बूढ़े हो चुके थे। फिर कालू ने कहा, महाराज, आप जैसी चाहें उस प्रकार मेरी परीक्षा ले सकते हैं। यदि मैं आपकी कसौटी पर खड़ा न उतरा तो ठीक है, आप जो मुझे सजा चाहें दे सकते हैं। तभी महाराज कहते हैं, युवक, तुमने जो भी सलाह दी है राजकीय परंपराओं को बदलने की, हम उसे मानते हैं। उस सलाह पर हम तभी अमल कर सकते हैं जब तुम हमारे द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। हम सारंग और तुम्हारी दोनों की परीक्षा लेंगे। जो भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे इस राज्य का मंत्री बनाया जाएगा। राजा चंद्रभानु के आदेश के अनुसार सोने की म्यान में रखी हुई 2 तलवारें तुरंत राज दरबार में पेश की गई। तब राजा चंद्रभानु सिंह सारंग को एक तलवार दी और कहा, सारंग, तुम उत्तर दिशा में जाना और वहाँ के समीप राज्य केसपुर में जाकर वहाँ के राजा केसर सिंह को यह भेंट देना। उसके बाद महाराज ने एक सोने की तलवार यश को दी और कहा, यश, तुम्हें पश्चिम दिशा की सीमावर्ती राज्य विशालपुरम में जाकर राजा विशाल तक यह भेंट पहुँचाना है। दोनों उसी समय तलवार लेकर अपनी अपनी दिशाओं की ओर चल दिए। सारंग उत्तर दिशा में स्थित केसपुर के राज्य दरबार में पहुंचा। तब उसने राजा से कहा, राजन, कि मैं वीरपुर के राजा चंद्रभानु सिंह के द्वारा भेजा गया दूत हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए यह सोने की तलवार उपहार में भेजी है। तभी वहाँ का राजा कहता है, राजदूत, हम आपके महाराज की इस उपहार को स्वीकार करते हैं। लेकिन जब महाराज ने तलवार को म्यान से निकाला तो उन्होंने देखा कि तलवार के नोक पर लाल रंग लगा हुआ है। राजा ने पूछा, यह तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों लगा हुआ है? राजदूत, इसका क्या अर्थ है? हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। तब सारंग ने मन ही मन सोचकर तलवार की नोक पर लगे हुए इस लाल रंग का मतलब क्या हो सकता है, वह भी इसका मतलब समझ नहीं पा रहा था। वह इतना तो जानता था कि यह क्यों लगा है, लेकिन राजा के सामने उत्तर नहीं दे पा रहा था। वह सोच रहा था कि अभी राजा के सामने उत्तर देना ठीक नहीं होगा। उसने बहुत ही सोच विचार कर कहा कि हाँ राजन, लाल रंग का यही रहस्य है कि या तो आप हमारे राजा की तलवार शक्ति को स्वीकार कर ले, वरना हमारे महाराज की खूनी तलवार आपके राज्य में खून की नदियां बहाने से नहीं चूकेगी। यह बात आपको बता दें कि अब युद्ध भूमि में शीघ्र तलवार की धारों का फैसला हो जाएगा। सेनापति जी राजा चंद्रभानु लाल रंग की तलवार भेजकर हमें चुनौती दी है। आप आज से ही सेना की संगठन करना शुरू कर दीजिए। हम बहुत ही जल्द वीरपुर पर आक्रमण करने जा रहे हैं। यह सुनकर सारंग घबराकर वहाँ से वापस चला आया। वहीं दूसरी ओर कालू विशालपुर पहुंचा और वहां के राजा के सामने पेश हुआ। तो राजा ने कहा, राजदूत, इस तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों लगा हुआ है? यह हमें समझ नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या है। कालू ने गहरी सोच में पड़ने के बाद कहा, महाराज, हमारे राजा आपका बहुत सम्मान करते हैं। यह तलवार उसी के सम्मान का प्रतीक है। तलवार की नोक पर लाल रंग लगाने का मतलब है कि हमारा राज्य और उसका राज्य आपकी मित्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजा ने कहा, बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपके राजा की इस मित्रता की तलवार को स्वीकार करता हूँ और उनका हार्दिक धन्यवाद भी करता हूँ। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके राजा का सच्चा मित्र बनूं। मेरा तन मन हमेशा उनके लिए समर्पित रहेगा। इसके बाद राजा ने कहा, राजदूत, मैं आपके राजा को इस सेना की एक टुकड़ी और बहुमूल्य उपहार भेंट कर रहा हूँ। कालू ने धन्यवाद कहा और वह सेना की टुकड़ी और बहुमूल्य उपहारों के साथ वीरपुर की ओर चल पड़ा। इधर केसपुर की सेना ने जब कालू और सारंग जब राजा के समक्ष पहुँचे तब राजा ने कहा, कहो सारंग, केसपुर के राजा ने तुमसे क्या कहा? तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग का मतलब तुमने क्या बताया? तब सारंग ने सारी बातें उन्हें विस्तार से बताई। तब महाराज कहते हैं, सारंग, तुम यह क्या कह रहे हो कि केसर सिंह शीघ्र ही हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है? सारंग कहता है, जी महाराज। उसी समय एक गुप्तचर आया और महाराज से कहता है, महाराज, केसरपुर की सेना वीरपुर की तरफ बढ़ी चली आ रही है। तो महाराज कहते हैं, अब क्या होगा? इतनी जल्दी तो हम अपना संगठन भी नहीं कर सकते। तब वहाँ पर मौजूद कालू ने कहा, महाराज, आप घबराइए नहीं। मैंने विशालपुरम के राजा को तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग का मतलब अच्छी तरह समझाया उन्हें। उन्होंने खुश होकर
अपनी सेना की एक टुकड़ी मेरे साथ रवाना कर दी थी। टुकड़ी अब भी महल के बाहर खड़ी है। महाराज, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। कृपया सेनापति जी को निर्देश दें कि वे केसर नगर की सेना से युद्ध करें। अपने साथ लाई गई सेना के साथ मैं भी केसरपुर पर हमला करूंगा। इस दोहरे हमले से केसरपुर की सेना सामना नहीं कर पाएगी और इस परिस्थिति में हमारी विजय होगी। जैसा कि कालू ने सोचा था, युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद महाराज चंद्रभानु सिंह ने सारंग और कालू को महल में बुलाया। महाराज ने कहा, कालू, हम तुम्हारी वजह से जीत सके, हम तुम्हें मंत्री पद पे नियुक्त करते हैं। सारंग ने उत्तर दिया, महाराज, यह तो अन्याय है, मेरे साथ आप गलत कर रहे हैं। महाराज कहते हैं, मैंने तुम दोनों को एक ही दिशा में भेजकर एक ही काम दिया था। तुमने तो एक जगह युद्ध करवा दिया, बल्कि कालू ने अपनी बुद्धि से राजा के साथ मित्रता बढ़ाया, केसरपुर के राजा को हमारा शत्रु बना दिया। तब बताओ, हम तुम्हें वीरपुर का मंत्री बनाएं या यश को? सारंग ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर झुकाकर चुपचाप दरबार से निकल गया। तब महाराज ने घोषणा की कि हम कालू के वीरपुर का अर्थात यश को मंत्री घोषित करते हैं। मंत्री बनने के बाद उसे राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। तब महारानी ने स्वयं अपने हाथों से कालू को भोजन परोसा। कालू ने कहा, क्षमा करें महाराज, भोजन इस चांदी की थाली की अपेक्षा सोने की थाली में करना पसंद करूंगा।